अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अवैस अफज़ल। टुडे वी आर बैक विद योर रहनुमाई सीज़न 4। इस दफ़ा का जो हमारा थीम है वो है नेवर लेट योर डिग्री ड्राइव योर करियर। अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो हम आपके साथ इसी तरह की डिफरेंट स्टोरीज़ लेके आ रहे हैं, जिन्होंने करियर में अपने एक ट्रेडिशनल पाथ से हट के डिफरेंट का जो है वो करियर्स को आउट किया है। आज हम जिस पर्सन को इंटरव्यू करेंगे, जिनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, वो करंटली पंजाब गवर्नमेंट के साथ डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करें एक बंदा जो एक डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट काम कर रहा है और उसको वो आपको क्रिकेट में भी नजर आ रहा है और फुटबॉल में भी नजर आ रहा है, और देन एक अदब की दुनिया के साथ उसका कांटेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, जो वो सुखन के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मजीद वेट किए बगैर मैं वेलकम करता हूँ हमाद अनवर साहब को। वेलकम हमाद भाई। मैं चाहूंगा आप एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को, आप करंटली क्या कर रहे हैं। थैंक यू। बस सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मदद किया और मुझे अपनी बातें शेयर करने का कि काबिल समझा और मौका दिया। करंटली जिस तरह आपने बताया कि मैं सीनियर डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आप ये समझ लीजिए, जिस तरह हम देखते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी एक बड़ा मशहूर महकमा हमारा हुआ है कि वो छापे मारते हैं, रेस्टोरेंट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, उनको रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसी तरह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो पंजाब की तमाम हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, चाहे वो सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं। तो वहाँ पे ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क है, उसमें तायत का खात्मा करना, रजिस्ट्रेशन करना, मॉनिटरिंग करना, लाइसेंस इशू करना, तो ये हमारा डोमेन है। मैं वहाँ पे जो है जो मैंने बताया डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो रिसर्च एंड पब्लिकेशन है, और हमारा जो मेन काम ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मुख्तलिफ अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से आती है उसको हमने किस फॉर्म में रिलीज करना है हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आवाम आती है, तो आप समझ लें कि पंजाब कम से कम पंजाब के 12 करोड़ आवाम तो हमारी ऑडियंस बन जाती है इमीडिएटली। बट अगर हम हेल्थ की बात करें तो पूरा पाकिस्तान हमारी डोमेन आ जाता है। इंटरनली हमारा बोर्ड है, हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट है जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो इंटरनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको हमने क्या रिपोर्ट्स देनी है, क्या हमारे पब्लिकेशंस होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, वो सारा कुछ देखता हूँ मैं। इसके साथ साथ जो मेरा स्पेसिफिक जिसके लिए मुझे उन्हें हायर किया था वो ये है कि जो उनका डिजिटल प्रेजेंस है, जिसमें उनकी वेबसाइट है, इनका ऑनलाइन पोर्टल है, इसके अलावा इनके तमाम डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया चैनल्स हैं, कंटेंट क्रिएशंस है, उस पूरी टीम को ओवरसी करता हूँ मैं, और उसमें उनको लीड करता हूँ कि वहाँ पे हमें किस फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन लगानी चाहिए, कौन सी चीज़ किस तरह बेहतर लगेगी कल को देखने में जो हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरी करंट जॉब है। इसके अलावा अगर आप इजाज़त दें मैं सुखन का भी थोड़ा सा तारुफ दे देता हूँ। सुखन जो मेरा है वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं पॉडकास्ट, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस, तो विजुअल स्टोरी टेलिंग की आप उसको कह सकते हैं, उसके थ्रू डिफरेंट सोशल इश्यूज को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को यूज करते हुए लोगों से बातचीत करके और डिफरेंट नैरेटिव्स को सामने लाना। और कोशिश ये होती है कि एग्जिस्टिंग नैरेटिव से अगर मुझे या आपको लगता है कोई इख्तलाफ है तो हम उसको जरा चैलेंज कर सकें और पॉजिटिव वे में उसको चेंज कर सकें। बाकी आपने 2-3 हमारे स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव का जिक्र किया, वो दोस्तों यारों के साथ मिलके गपशप का जरिया भी है, और क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में देखी जाती है, मानी जाती है, तो उस पर एक अच्छा हल्ला गुल्ला रहता है। हम बैठ के कुछ ना कुछ उस पर डिस्कशन करते रहते हैं थ्रू आवर वीडियोस, पोस्ट, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल वगैरह। थैंक यू हमाद भाई। अच्छा, हमाद भाई मैं जानना चाहूंगा, अभी आप एज ए सीनियर डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने किसी और रोल में काम किया है, किसी और डोमेन में काम किया है? मैंने एक्चुअली इससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन में काम किया जो मेरे ख्याल है इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वो एक कंपनी थी CFX कॉमिक्स के नाम से। तो वहाँ पे मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और उनका लीड राइटर था उर्दू में। तो वहाँ पे हम लोगों ने कॉमिक्स बनाए हैं, और कॉमिक जो थे वो लोकल कैरेक्टर्स हमने डेवलप किए। तो ये इस तरह नहीं था जिस तरह के कोई केप पहन के छतों पे बंदा जंप मारता फिर रहा है, बट वो रियल लाइफ हीरोज थे। वो मेरी और आपकी तरह यूनिवर्सिटी गोइंग जॉब करने वाले लोग थे, और उनके जो चैलेंजेस थे जिसमें काउंटर वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज था 2000, क्योंकि हमने फॉरेन APS के बाद शुरू किया था तो उस टाइम एक बहुत ज्यादा ये
चीज जो थी वो ताज़ा भी थी और दुख हम सबका ताज़ा था। अमजद साहब जो हैं उन्होंने हमें मेहरबानी की, उन्होंने हमारे लिए कॉमिक लिखा था। सो हम लोग वहाँ पे कॉमिक बना रहे थे, उसमें 2-3 कॉमिक्स थे, हमारे पासवान के नाम से था, खिलाड़ी के नाम से था, हैदर के नाम से। वहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, उर्दू में उनके कॉमिक्स को लिखा करता था, जो उर्दू वर्जन थे। और इसके अलावा हम एनिमेशन का काम किया करते थे। तो मुख्तलिफ सोशल इशू पे, जिस तरह मैंने आपसे बात की, फूड वेस्टेज पे, चाइल्ड अब्यूज पे, मेंटल हेल्थ पे, जेंडर एम्पावरमेंट पे, हम एनिमेटेड वीडियोस बनाते थे विद वॉइस ओवर और स्क्रिप्टेड होती थी। तो एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म थी वो भी, कि आपको एक बच्चे की स्टोरी नजर आएगी, लेकिन जो दर हकीकत जो पीछे मैसेज है वो होता था कि आप खाना ज़ाया ना करें, या आपको एक बंदे का स्ट्रगल नजर आएगा डेली, लेकिन दर हकीकत हमारा मकसद होता है कि जो हमारे लोग हैं स्पेशल नीड के साथ, उनको किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी पिछली जॉब थी और वो बहुत एक खुद भी बहुत सीखा, और जो मैं बहुत से आज काम कर रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ, उसमें उस एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अगेन मैं वापस जाऊंगा सुखन पे। सुखन का आइडिया कैसे आया? और लाइक डेफिनेटली डिजिटल मीडिया में एक दफा बंदा चला जाए तो वो हमेशा मॉडर्न मीडिया की तरफ ही जाता है। बहुत कम होता है कि हम लोग अपने जो एसेट्स हैं, जो हमारा एक असासा है एक उर्दू अदब का या इन चीजों का, इन वर्ड्स के साथ जुड़ना, उनके साथ जुड़ा जाए। आपका सुखन का आइडिया कैसे आया और देन कैसे मोटिवेट हुए कि इसको शुरू किया जाए? सुखन से पहले मेरा एक इनिशिएटिव था, जो अपने और को फाउंडर के साथ मैंने बनाया था, माय वॉइस एंड हर्ट के नाम से। उस पे मैंने 4 साल काम किया। माय वॉइस एंड हर्ट और सीएफएक्स जो है वो इन पैरेलल चल रहे थे। वो मेरी जॉब थी और वो मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था। उन दोनों में जो चीज मैंने रियलाइज की वो ये थी कि क्योंकि हम जब कॉमिक बना रहे थे तो हम ट्रेडिशनल एक तरीका ये था कि उसको प्रिंट करके दुकानों पर रख देते। लेकिन दूसरा जो असल हमें डिजिटल का जो नजर आया वो ये था कि अगर हम उसको एक ऐप की फॉर्म में ले आए, अगर हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करें कॉमिक्स की एनिमेशन की फॉर्म में, उससे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो मैं लाहौर में बैठ के, मैं और आप अमेरिका में बैठ के जो बात कर रहे हैं इस टाइम, ये हमारे कोई कोयटा में बैठ के दोस्त सुन सकता है। ठीक है, हमारा जो है वो केपीके में कोई दोस्त बैठ के सुन सकता है। इसी तरह जो कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सुखन पे था या सीएफएक्स पे था या माय वॉइस एंड हर्ट पे, तो उसके लिए मुझे नजर आया कि हमें ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और एट टाइम टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपने बात की सुखन का आइडिया कैसे है, तो माय वॉइस एंड हर्ट जो था वो रिटन कंटेंट था। हम उस पे आर्टिकल्स और लोगों की स्टोरीज कवर करते थे, और हमने तकरीबन 300-350 लोगों की स्टोरीज कवर की। लेकिन विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो नया अटेंशन स्पैन है वो हमारा विजुअल स्टोरी टेलिंग पे चला गया। बाय दैट आई मीन कि हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग तब खैर ये टिकटॉक तो नहीं हुआ करता था, लेकिन इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, फेसबुक वीडियोस थी, यूट्यूब का बूम आ रहा था, और आप उसके एक्सट्रीम देख रहे हैं टिकटॉक भी है जहाँ पे विजुअल कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है। तो फिर आई वांटेड टू मूव टुवर्ड्स द विजुअल साइड। तो सुखन उसकी पहली एक कड़ी ये थी कि हम उस पे लेके आए। दूसरा आपने बात किया कि वही पढ़ने पढ़ाने और जो ट्रेंड खत्म हो रहा है, उसका मकसद यही था कि सुखन के थ्रू हम लोग उन चीजों को रिवाइव करें। हमारे दोस्त हैं मुशर्रफ अली फारूकी, उन्होंने, बल्कि खुद राइटर में बड़े अच्छे, उर्दू क्लास में उनका बहुत ज्यादा काम है, उन्होंने ये नाम भी मुझे सजेस्ट किया था जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था कि मैं इसको कैसे आगे लेके चलूँ। उस सिलसिले में फिर कोशिश ये थी कि जो हमारे राइटर्स हैं उनके पीछे क्या सोच होती है, वो क्या सोचते हैं। तो हम एक किताब पढ़ते हैं, हम उसको अपनी तरह परसीव करते हैं, अपनी तरह समझते हैं, लेकिन लिखते हुए उनके माइंड में क्या था वो क्या है। इसके अलावा जनरली जब वो किसी को अप्रोच करते हैं तो वो किस तरह अप्रोच करते हैं। तो ये बहुत सी चीजों का एक इंतजाज था कि हम आके बैठ के देखें कि हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं। उस सिलसिले में फिर हमने वेब सीरीज स्टार्ट किया था। तो पहले सीजन में जिस तरह आपको लोग फातिमा भुट्टो, सलमान रशीद, मुशर्रफ अली फारूकी, इब्ने सफ़ी हमारे वालिदैन की नस्ल के बड़े फेवरेट राइटर हुआ करते थे, जिन्होंने इमरान सीरीज लिखी, उनके बेटे ने हमें काइंड ऑफ टाइम दिया। उस तरह एक चीज है। तो मकसद यही है कि जो हमारे, और अभी हम इस पे आगे भी काम करना चाहते हैं, कि जो लोग राइटर जो काम थोड़ा आप समझ लें कि नजरों से ओझल हो गया है या हार्ड कॉपी में था तो शायद वो अवेलेबल नहीं है, उसको हम थोड़े नए तरीके से प्रेजेंट करें, बट कीपिंग जो ओरिजिनल उसकी रूह है उसको बरकरार रखते हुए। उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को एक्सपर्ट डिक्लेयर बिल्कुल ना करूं। मैं ये ना कहूं कि मैं हर फुल मौला हूं, मैं किसी को डोमिनेट ना करूं। मैं उस बंदे को बुलाऊं जो उस चीज का एक्सपर्ट है और उससे ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करूं। ओके, सो हमाद भाई, एक जर्नी आपकी चल रही, आपने जब कॉमिक्स पे काम किया, देन आप डिजिटल मीडिया के डोमेन में गए, फिर आपने एक
उर्दू अदब एक स्पेसिफिक लाइक अदब की दुनिया में इन लोगों के साथ कनेक्ट हुए। देन मूविंग फॉरवर्ड अचानक एक नई चीज आती है हमारी क्रिकेट। जी सो वो एक टोटली डिफरेंट डोमेन आ जाती है, तो उसके बारे में आप जरा थोड़ा सा शेयर करें ऑडियंस के साथ। देखिए एक्चुअली इंटरेस्टिंग, वो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लाइफ की सेंस बनती है, तो जब आप कर रहे होते हैं तब नहीं सेंस बन रही होती, लेकिन अब मुझे पीछे देख के लगता है कि शायद क्रिकेट की भी सेंस बनती है। हुआ कुछ ये था कि हमारे दोस्त हैं, आप भी उनसे मेरे को फाउंडर है, आपको नाम भी पता ही है उनका, तासीर भाई। तो उनसे बहस चल रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा यार तुझे इतना पता है या तुम इतना होते तुम पेज क्यों बना लेते अपना। मैंने कहा मैं पेज बना के क्या करूंगा, कहते तुम ये फैक्ट्स लिख के लगाया करो, स्टैट्स लिख के लगाओ। और जिस हम पहले बात कर रहे थे कि जो नैरेटिव आपका एक अगर एक कॉमन नैरेटिव है, उसको चैलेंज करने का क्या तरीका है। चैलेंज ये है कि आप उसके काउंटर को फैक्ट लेके आए, कोई लॉजिक लेके आएंगे, कोई आर्गुमेंट लेके आएंगे। अगर मैं कहूँ मैं नहीं मानता, उसके पीछे कोई आर्गुमेंट कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो इन ऑल ऑनेस्टी क्रिकेट शुरू ऐसे हुआ था कि जो हमारे आप नाम से भी देख रहे हैं मानी क्रिकेट मिथ्स, तो जो हमारे मिथ बने हुए हैं उनको चैलेंज करना है थ्रू रिसर्च और थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो वहां से स्टार्ट हुआ था और अब हमारा रेगुलर यही है, कोई ना कोई हम स्टैट लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमारी एक वो हमें, और मैं आपको 2017 की बात बता रहा हूँ, तो पैंडेमिक से बहुत पहले की बात है, लेकिन तब तक हम लोगों ने फेसबुक लाइव को इतना मास्टर कर लिया था कि हम 3 माइक लगा के 3 कैमरे लगा के उसको एक स्टूडियो से हम लोग ऑपरेट करते थे, और जिसपे हम 3 लोग बैठ के बात करते थे। तो ये अब तो वेब कैम और वगैरह अब तो हम भी थोड़े सेल्फ पसंद हो गए हैं, लेकिन उस टाइम हमने किया और शुरू में काफी मेहनत से हर 10 दिन बाद एक एपिसोड निकाली। अब हम थोड़े सुस्त पड़ गए हैं, लेकिन पेज चल रहा है और उस पर हमारी कोशिश होती है कि रिसर्च बेस्ड कंटेंट को आगे लाया जाए। तो वो जो आप देखते हैं माय वॉइस अनहर्ड, अनहर्ड चीज हो जाती है, फिर हम उस पे लिटरेचर पे आते हैं तो अनहर्ड लिटरेचर की कोशिश है। तो उसी की एक कड़ी ये भी है कि ऐसे फैक्ट्स को आगे लाया जाए जो मेरे ख्याल में कम लोग जानते हैं या कम हाईलाइट हुए। ओके, सो अगेन क्रिकेट का आपने बताया कि एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आप लोगों ने जो है नॉर्मल कन्वर्सेशन को एक पब्लिक कन्वर्सेशन में कन्वर्ट किया, वो एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। उसकी थोड़ी सी मुझे अंडरस्टैंडिंग आपसे कुछ मुलाकात में हुई थी, लेकिन जो फुटबॉल वाली चीज आई वो लाइक अचानक उसका तो मुझे भी आइडिया नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है, ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया इसमें। देखिए मेरा इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो क्रिकेट के फीवर से बचे रहना तो इम्पॉसिबल है, और क्रिकेट से जो है वो बहुत एक इंतहा की हद तक जो है वो कह लें आप उससे मोहब्बत की। 99 के वर्ल्ड कप में आके, वो 92 का वर्ल्ड कप तो बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बस ये याद है कि हमारे मोहल्ले में जश्न हो रहा था। इसके अलावा मुझे खास मेमोरी मुझे, लेकिन मुझे ये याद है कि अच्छा मोहल्ले में बड़े खुश थे और हमने वर्ल्ड कप जीता। 96 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ। वो भी एक मजे की स्टोरी है, फिर किस दिन आपको सुनाएंगे, लेकिन 96 के वर्ल्ड कप फाइनल से एक दिन पहले हम स्टेडियम में घूम रहे थे, क्योंकि तब ताज़ा ताज़ा वहाँ फ्लड लाइट्स लगी थी, और पाकिस्तान में वो पहला लाहौर का स्टेडियम था जहाँ पे फ्लड लाइट्स लगी थी और डे नाइट मैच स्टार्ट हुए थे। और 96 का वर्ल्ड कप वो पहला मैच था जो डे नाइट खेला गया था। तो एक दिन पहले बच्चे वहाँ पे, हम छोटे छोटे थे तो हमें वो टूर करा रहे थे, तो हम, और आप ये देखिए हालात उस टाइम सिक्योरिटी के इतने आराम से होते थे कि हम घूम रहे थे एक दिन पहले लोग स्टेडियम के अंदर लाइट्स देखने के लिए। 96 के वर्ल्ड कप में कुछ होशोबाज काफी हद तक आ गया था। 99 पीक था क्रिकेट का, बेस्ट टीम थी। मेरे फेवरेट प्लेयर सईद अनवर थे, वो अपनी फॉर्म पे 97 91 94 करके 99 में फुल पीक पे, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत दिल टूटा। 2003 तक अपने आप को खींचते रहे कि चलो यही टीम है, वसीम वकार सईद खेल रहे हैं। 2003 में और बुरा हुआ, हम और जल्दी निकल गए। उसके बाद कुछ दिल टूट गया, और इन ऑल ऑनेस्टी दिल टूट गया। वो वाला जो इश्क था वो कभी वापस नहीं आया फिर क्रिकेट से। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए वर्ल्ड कप हुआ, T20 स्टार्ट हुआ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो क्रिकेट से ताल्लुक जुड़ा रहा है सारी उम्र। फुटबॉल का ये हुआ है कि 97 फुटबॉल की अर्लीस्ट मेमोरी 98 का वर्ल्ड कप है, वो मैंने देखा था, और तब सारी दुनिया को ब्राजील पसंद था, तो मैंने कहा बस ठीक मैं भी ब्राजील के साथ हूँ, क्योंकि हमें किसी और टीम का पता ही नहीं था। अच्छा जी रोनाल्डो है, वो बड़ा अच्छा खेलता है, ब्राजील वर्ल्ड कप हार गया, बात खत्म होगी। 2002 का मुझे वर्ल्ड कप याद है, मैंने बहुत शौक से देखा, मुझे ब्राजील मेरी फेवरेट टीम तब भी थी, आज भी है, 20-22 साल हो गए इस बात को। 2002 का वर्ल्ड कप जीत गए, तो मजीद जो है वो जज्बा बढ़ गया। उसके बाद 2006-7 में आके जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा क्लब का, जब केबल लगी घर में, थोड़ा एहसास हुआ कि क्लब फुटबॉल होती है। वर्ल्ड कप होता भी 4 साल बाद था, तो और बंदे को बोरियत के बाकी बीच में क्या करे, तो फिर क्लब का एहसास हुआ। तो फिर वो रियल मैड्रिड एक स्पेन का क्लब है, उसमें रोनाल्डो खेला करता था उस टाइम, तो मैं उस क्लब के पीछे लग गया।
इस बात को भी अब 20-22-30 साल हो गए हैं तकरीबन। तो इस तरह क्रिकेट फुटबॉल आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं तो क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलते हैं आप। लेकिन अब आके पेंडेमिक के दौरान जब बिल्कुल ही कुछ नहीं था करने को, तो फुटबॉल बहुत ज्यादा रेगुलर देखा जा रहा था। तो इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी के एक मेरे प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर तो क्या मेरे टीचर थे, तो मेरे से 3-4 साल बड़े हैं, वो भी रियल मैड्रिड का फैन है। तो हम मुस्तकिल जो है वो एक दूसरे से बात करते रहते थे कि यार मैच में ये हुआ, मैच में ये हुआ। तो वही वाली आप वाली बात कि हमने कहा यार अगर हमारा वो प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रही है और हम आधा आधा घंटा उस पर लगाते हैं, तो वाई नॉट मूव इट टू पब्लिक डोमेन और जरा मजा लेके आए। तो फिर कुछ दोस्त और मिल गए, हमने कोशिश की कि हर क्लब का एक एक दो दो बंदे जरा फैन हो ताकि वो अपने क्लब के वाले से बात कर सके। तो इस तरह वो पॉडकास्ट शुरू हुई है और अभी चल रही है। अभी आजकल फिर तो उस पर थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है क्योंकि सारे कुछ मसरूफ थे, लेकिन उसका जो हार्डकोर मकसद है वो सिर्फ फुटबॉल की डिस्कशन है। और उसमें पाकिस्तान में काफी स्कोप है, यहाँ पे बहुत से लोग देखते हैं और बहुत से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमें खुद लोग कहते हैं कि हमें इस पॉडकास्ट में आना है, ट्विटर स्पेसिस भी हमने ट्राई किया था। तो ये भी एक वही चीज थी कि जिस तरह स्किल डेवलप होते गए हैं, आई होप हम इस पे आगे बात करें, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती जाती है। तो वही फुटबॉल जिसको आप 20 साल से देखते आ रहे हैं, अच्छा मैं इसके ये भी तो कर सकता हूँ, क्रिकेट देखते आ रहे हैं तो इसके इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस जिस तरह मेरे ख्याल से स्किल होता गया, और एक चीज इसमें ये थी कि ये सारा एक सेल्फ लर्निंग की कर्व भी है, तो एक्सपेरिमेंट्स भी है। क्रिकेट है, फुटबॉल की जो पॉडकास्ट है, उस पर मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आंसरेबल हूँ, जो मेरे दोस्त हैं या मेरे देखने वाले हैं। मैं किसी बॉस को आंसरेबल नहीं। तो मेरे पास रूम ज्यादा होता है एक्सपेरिमेंट करने का, कोई नई चीज करने का, वो चले ना चले कोई बात नहीं, आप कुछ और चीज ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो अगेन हम लोग डिस्कस हमने लाइक जो आपकी 4 की डोमेन्स है अभी प्रेजेंटली हमने उनको डिस्कस किया। डेफिनेटली जो अगर हम देखें जो एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है वो काफ़ी बिजी लाइफ होती है। आप एक गवर्नमेंट रोल में हैं, आप वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये तीनों जो चीज़ें हैं ये तीनों डिफरेंट डोमेन्स की चीज़ें हैं। इसके लिए डिफरेंट रिसर्च चाहिए, डिफरेंट माइंडसेट चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो एक क्रिकेट लवर होता है वो कभी भी फुटबॉल को उस तरह से नहीं देख रहा होता, जो फुटबॉल लवर होता है क्रिकेट को नहीं देख रहा होता। और इसी तरह जो एक अदब की दुनिया है, सुखन जो है वो वर्ड लेके ही आपको सीधा सोच ही उस अदब पे लेके जाता है। वो बड़ी एक हम्बल एक सोसाइटी है, वो सारा एटमॉस्फेयर है। आप इस सारी चीजों के दरमियान टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं कि लाइक एक जॉब रोल है और उसके बाद ये 3 पैशंस आपके चल रहे हैं साथ साथ? देखिए, आपको मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो शादी से पहले बहुत आसान था। उससे पहले जो है टाइम ही टाइम था हमारे पास, रात को 2-2 बजे बैठ के काम करते रहे यार। लेकिन इसमें मजे की बात है कि फुटबॉल वाला अगर आप प्रोजेक्ट देखें तो वो मैंने शादी के बाद ही मंगा लिया था, जिस तरह मेरी डेटिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उसके बाद हमने काम करना छोड़ दिया। और उसके बाद अब माशाल्लाह मेरी बेटी 15 महीने की हो गई है, तो उसके बाद चैलेंज और ज्यादा इन ऑल ऑनेस्टी बढ़ गया है। बट उसमें शुरू शुरू में जिस तरह आप सही कह रहे हैं कि यही हो रहा था कि 3-4 चीजें चल रही हैं, तो मैं रोज एक हैप्पैज़ार्ड किस्म का एनवायरनमेंट था कि मैंने ये करना है, आज ये आज वो, अच्छा ये 2 चीजें इकट्ठी होगी। फिर मैंने अब ये किया हुआ है कि उसको एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आए हैं। मुझे पता है कि अच्छा हफ्ते में कुछ दिन मैंने मुकर्रर किए हुए हैं कि आज के लिए जो मैंने इतना टाइम मैंने इस प्रोजेक्ट को देना है और अगले दिन मैंने इस टाइम इस प्रोजेक्ट को देना है। और क्योंकि मेरे पास एक कैलेंडर बना हुआ है तो मुझे पता होता है कि अगर क्रिकेट का कोई इंपॉर्टेंट डे ट्यूसडे को आ रहा है, तो फिर उस हफ्ते का ट्यूसडे क्रिकेट को ही डेडिकेटेड है। और अगर अगले हफ्ते वो वेंसडे को आ जाता है, तो फिर वो वेंसडे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो कोशिश होती है कि तकरीबन 2 हफ्ते का बना लिया जाए, लेकिन मुश्किल है। सिर्फ अब आजकल जिस तरह मैं इस तरह मैनेज कर रहा हूँ कि सहरी के बाद जब सब सोए होते हैं तो मैं 1 घंटा और काम कर लेता हूँ सुबह हफ्ते सहरी करने के बाद। तो थोड़ा मिस जो है वो करना पड़ता है, कैलकुलेशन के साथ आगे चलना पड़ता है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन बात वही है कि लॉन्ग रन में इन चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई करते रहते हैं मुस्तकिल। दूसरा ये है कि इफ यू लाइक इवन इफ नॉट यू नॉट डोंट लव, इफ यू लाइक डूइंग व्हाट आर यू डूइंग, तो फिर यू विल फाइंड अ वे। तो कोशिश मेरी ये होती है कि 9 टू 5 में मैं, या 9 टू 6 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के मैं अपना डे का काम खत्म कर लूँ, ताकि घर आके अगर थोड़ी मुश्किल हो भी रही हो तो मैं फिर स्किप कर देता हूँ घर पे काम। ओके, गुड। सो अगेन हम लोग मैं अब जानना चाहूँगा कि डेफिनेटली एक जर्नी जो है उसमें हर्डल्स भी आती हैं। आप उनको उन हर्डल्स को अबूर करते हो तो मज़ीद इनिशिएटिव लेते हो। तो ये आपकी अगर जर्नी देखी जाए तो डेफिनेटली आप 4 चीज़ों पे एक पैरेलल में लेके चल रहे हैं। उसमें मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स थे जहाँ आपको लगा या तो
ये बस अभी ये बंद हो जाएगा, क्या रिस्ट्रिक्शन से, क्या हर्डल्स इस सारी जर्नी के दौरान इन चारों चीजों को मैनेजमेंट करने में? ये चारों चीजें जिस अब आपसे बात हो रही है, आप लोगों ने बुलाया है, बड़ी एक ऑनर की बात है। तो ये 4 चीजें वो हैं जो पहचान बन चुकी है। इसके अलावा पीछे लातादार चीजें जो ऐसी चल रही हैं। बहुत से ऐसे नॉन प्रॉफिट्स हैं जिनके साथ वॉलंटरीली काम करता हूँ। कुछ कंसल्टेंसी हैं जो प्रॉपर पेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके साथ मैं मंथली या रेगुलरली काम कर रहा हूँ कैंपेन्स पे। तो इन सारी चीजों पे अगर आप थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को पीछे बैठ के देखता हूँ, मुड़ के देखता हूँ, तो सबसे बड़ा शायद जो हर्डल जो था मेरे लिए वो मेरा ये था कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो आई वाज नॉट अ किड विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। थोड़ी सी तबीयत भी इस तरह की थी कि शाइनेस थी, इंट्रोवर्ट था। और ऊपर से शुरू में जो मेरे 5-6 साल है लाइफ के, जो एकेडमिक 5-6 साल है, उसमें मेरा कुछ ऐसा वालिद साहब की पोस्टिंग में सफर रहा कि 1 साल में 1 शहर था हमारा। उसमें होता यह था कि आपकी बेस नहीं बन पाती है, आपके वो जो टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं या आपके दोस्त जो आपके साथ चलते हैं, वो मेरा एज सच का नहीं था। मुझे हर 6-8 महीने बाद रीलोकेट करना पड़ जाता था। उसकी वजह से बेस शायद नहीं बनी। और फिर जब लाहौर हम लोग आए 95 में, तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कॉन्फ्रेंस करना शुरू हुआ। लेकिन इट वाज़ नॉट अप अंटिल माय यूनिवर्सिटी टू बी ऑनेस्ट, माय बैचलर्स जब स्टार्ट हुआ था कि मैं बहुत कोई कॉन्फिडेंस बच्चा था। मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा नहीं लिया, मैं कभी डिबेट्स में नहीं था, मैं कभी एमपीएन में नहीं था। मैंने कोई होस्टिंग कभी नहीं की, मुझे स्टेज पे कभी मैं नहीं चढ़ा था। क्लास के आगे जाके बोलते मुझे जो है वो खौफ आता था लिटरली। लेकिन यूनिवर्सिटी में आके एक तो क्योंकि हमारा बैचलर्स में ऐसा था कि हर प्रोग्राम सेमेस्टर के एंड पे आपको एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी हर कोर्स की, तो मजबूरन नामजबूरन लाचारी के तौर पे आपको जाना ही पड़ता था। एक वो चीज बेहतर हुई। और उसके साथ साथ फिर जब नेक्स्ट स्टेप आया, जिस टाइम बात आप कर रहे हैं कि पॉडकास्ट शुरू हुआ या ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो ये भी आसान नहीं था। अभी भी कभी कभी मुझे अभी भी स्टेज फ्राइट हो जाता है कुछ करने से पहले कि अच्छा यार मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो नहीं आएगा, मेरे सब भूल है, वगैरह वगैरह। तो एक वो चीज होती है उसमें। इस हर्डल के लिए फिर यही किया है कि प्रैक्टिस, और एक ये था कि सर झुका के लगे रहे। गलतियां हुई, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आए, लेकिन सर झुका के लगे रहे। और फिर वो टाइम भी आया कि जब लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल पे अलहमरा के हॉल बंद पूरा भरा हुआ था, वहां पे फातिमा भुट्टो को भी होस्ट करने का इत्तेफाक हुआ। तो आई थिंक वो अभी तक मेरा जो है, मैं अपने आप को देखता हूँ कि वो स्कूल का वो बच्चा जो क्लास में बोल नहीं सकता था, से वो जो हॉल बंद तक का सफर है, वो एक जर्नी रही है। लेकिन इसमें ओवरकम करने की आपने बात की, तो वो यही था कि सर झुका के गिरते भी रहे, उठते भी रहे, गिरते भी रहे, उठते रहे। बाकी अगर हम बात करें स्किल्स की, तो वो हाँ ठीक है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे स्किल सेट डेवलप हुआ है, ये सारा एक सेल्फ लर्निंग की कर्व है। उस पे बहुत से ऐसे लोगों के साथ बैठ के सीखने का इत्तेफाक हुआ। जिस तरह सीएफएक्स में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, तो मेरा इलस्ट्रेशन का काम नहीं था, मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं था, मेरा वीडियो एडिटिंग का काम नहीं था। लेकिन उनके साथ बैठ बैठ के उनको इरिटेट कर करके ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। और फिर जब उनसे वो बात खत्म करके अपनी सीट पे आके उसको दोबारा प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरह की जर्नी का जो मेन चैलेंज रहा था वो ये था कि एक अपने आप पे यकीन थोड़ा लेट आया, और अभी भी कॉन्टिन्यूसली दिलाते रहते हैं थपकी अपने आप को कि हाँ यार तुम कर सकते हो। दूसरा ये है कि हाँ गलतियों से सीखा है, लेकिन रुका नहीं। अगर हम रुक जाते तो प्रॉब्लम बैठ जाता है रास्ते में। अमेजिंग। सो आपने मेंशन किया डेफिनेटली कि एक गलतियों से सीख के आगे जर्नी को कंटिन्यू किया, और जो आपकी मेन डोमेन है इसके अलावा आप डिफरेंट डेफिनेटली जो सोशल डिफरेंट एक्टिविटीज है, वॉलंटियर एक्टिविटीज है, उनके साथ भी अटैच्ड है। यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक इस जर्नी में जब आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही होती हैं, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस की स्किल्स जो थी वो अगले आने वाले एक्सपीरियंस को सपोर्ट कर रही थी, और वॉलंटियर एक्सपीरियंस की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइक आपके प्रोफेशनल वर्क को हेल्प करती हैं? व्हाई लाइक स्टिल एक प्रोफेशनल पर्सन जो कि अपनी इतनी बिजी लाइफ में है, वो अब डिफरेंट वॉलंटियर वर्क भी कर रहा है, वहां से कैसी कौन सी ऐसी स्किल्स आपको मिल रही हैं? देखिए, इसमें मैं अभी भी अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर आप अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, मतलब कोई मुख्तलिफ सवाल होता है लोगों से। कोई टीचर मिल गया, कोई सब्जेक्ट में आपने अच्छा हासिल किया। मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2010 है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपको बड़े बखूबी इल्म है, रब से मेरा तारुफ हुआ जब हमने वो स्टार्ट किया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। अब मैं इसका जिक्र भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस पे आगे आके बात करूंगा, बट उनके साथ शुरू यही हुआ था कि हम एक एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में काम करना चाहते हैं।
तो मुझे वहाँ पे जो चीज़ मैंने अपने तौर पे समझने अपनी जिम्मेदारी भी अपने सर पे ली हुई थी, क्योंकि मार्केटिंग और कम्युनिकेशन मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे अगेन जिस हम स्टेज फ्राइट की बात करते हैं तो मैं उस क्लास में जाके पढ़ाने को तैयार नहीं था। हालांकि मुझे कहा यही गया था कि आओ यार ये तुम ये पढ़ा लो या इस तरह कुछ कर लो, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये साइड देखता हूँ। अब उस टाइम 2007 में पाकिस्तान में फेसबुक आया था और 2010 तक बिल्कुल बहुत ही एक इन्फिनिट किस्म का प्लेटफॉर्म था। लेकिन वहां से शुरू हुआ, तो वहां पे अब जब मैंने ये काम शुरू किया था, अपने जिम्मे लिया था, तो मैं कोई फेसबुक एक्सपर्ट ऐसा नहीं था। मेरा एक दो और पेज बनाने का एक्सपीरियंस था। जो हमारे सिंगर हैं अली अजमत, इनका जो ऑफिशियल पेज है जिस पर शायद 2 मिलियन है, पता नहीं 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो मेरा बनाया हुआ है। वो मैंने स्टार्ट किया था और वो फिर बाद में उनकी टीम को हैंड ओवर कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन वहां से वो स्टार्ट होता है कि अच्छा फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या है, लिंक्डइन क्या है, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैसे हो सकती है, फंड रेजिंग कैसे हो सकती है, न्यूज लेटर बनाना है, वेबसाइट मैनेज करनी है, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है। अब इन सब चीजों में मेरी हेल्प थी, एक वेब डिजाइनर था, वो बैठ के मुझे बता रहा था कैसे बनती है, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है, वो डॉक्यूमेंट्री का एक बंदा बैठा बता रहा था। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को ऑब्जॉर्व कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था कि ये चीजें होती कैसे। उन्हीं चीजों पे बिल्डअप करते 4-5 साल अब करते करते फिर मुझे जब CFX आया और फिर PHC बाद में आते हैं और सुफन बीच में आता है। आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ कि जब मैंने अपनी करंट जॉब पे अप्लाई किया, जो कि मेरी पिछली जॉब से हर तरह से इस लिहाज से जरूर बेहतर थी कि मेरी पे डबल हो रही थी, मुझे और बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो काफी अट्रैक्टिव थी। जब मैं वहां पे गया तो वहां जाके सोचते हैं कि यार आपके जो करंट जॉब है उससे सवालात होंगे, आपके एक्सपीरियंस पे सवाल होंगे। उन्होंने पूरी CV में से मेरा रब्त वाला निकाल के पूछा कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है इसके मुताबिक बताएं। अब क्योंकि हमने काम किया हुआ था, ये जो कुछ किया हुआ है, तो मैं जब घर आया तो मैंने बल्कि आके अपनी वालदा को कहा, भी हमेशा कहती थी तुम क्या लगे रहते हो, क्यों काम करते हो। मैंने कहा आप ये देखिए, जो इस टाइम मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिली है, ये मुझे उस काम की वजह से मिली है जो आप इस पे 6 साल कहते रही कि तुम टाइम जाया कर रहे हो। हालांकि वॉलंटियर वर्क था और हम वहाँ पे कोई पैसे के लिए वहाँ पे थे भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैंने स्किल वहां से सीखे, इस जॉब वालों ने मुझे ये समझा कि आपको वो स्किल जो है वो काम आएंगे और आज आ भी रहे हैं। तो वॉलंटियर वर्क से एक तो मेरा ये सबक था कि अगर आप वहाँ पे एक्चुअली मेहनत करके सीखना चाहते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके आगे काम आ सकती है। हम इसको इस तरह ना देखें, अगर हमने रफ्त में काम किया तो एजुकेशन बाउंड हो गई। अगर आप वहाँ पे थे, आपने टीम वर्किंग सीखी, अगर आपने वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग सीखी, अगर आपने मेरी तरह कोई स्किल सीखे डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो आप आगे जिस भी अपने जॉब पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, अगर अपने वो वर्क एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज को आगे लेके चलेंगे, तो आप अगली जगह भी कामयाब होंगे। तो और दूसरा वॉलंटियर वर्क का ये होता है कि जब आप वहां पे काम कर रहे हैं विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट, विदाउट एनी, आई वोंट से वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजें, लेकिन एक आउटराइट मोटिव आपका नहीं होता। आपको पता होता है कि अच्छा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं किसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ या मैं किसी तरह कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। तो वो एक आपकी वैल्यू सिस्टम को आई थिंक इनहांस करता है। तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ स्किल सेट डेवलप हुए हैं, और मेरा अपना इस पे ये कहना होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एक बंदे ने जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेंटोर किया वगैरह वगैरह। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो कोई ऐसा एहसास नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कोई था। तो मेरा ख्याल है उन लोगों की जिंदगियों में 1000 बंदे होते हैं जिन्होंने उनको मेंटर किया हो। क्योंकि अगर आपका उस दिन अच्छा दिन नहीं जा रहा तो आपको किसी ने पानी पिला दिया, तो वो उस दिन के लिए आपको उस बंदे ने सपोर्ट दे दी। तो अगर आप समझते हैं कि आप कहते हैं आपकी जिंदगी में किसी ने आपको सपोर्ट नहीं की, तो आप समझे कि आपको बहुत से लोगों ने सपोर्ट की। तो मैं अपने आप को इसी तरह समझता हूँ कि मेरी इस जर्नी में मुझे 1000 लोगों ने सपोर्ट किया है डिफरेंट वेज। और अब अगर मैं किसी भी फॉर्म में वापस सपोर्ट कर सकता हूँ उन लोगों को जो आज वहां पर है, जो शायद 10 साल पहले मैं था, तो वाई नॉट। तो उसमें भी, और स्पेशली डिजिटल का अभी जिस तरह आपने बात की थी, ये सारे स्किल सेट या वो चीजें हैं जो रिलेटिवली पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती हमारे अभी भी एजुकेशन सिस्टम में, या इवन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं उसके अंदर। तो कोशिश ये है कि जिस जिस तरह जो हेल्प की जा सके, स्पेशली नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग या कम्युनिकेशन का कोई आउटराइट बजट नहीं होता कि वो इश्तिहार चला सकें, अपने बड़े बड़े बैनर चला लगा सकें। तो उनको फिर मैं ये एडवाइस करता हूँ और हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप डिजिटल स्फीयर को यूज करें तो यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ योर गोल्स। अमेजिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग जानना चाहेंगे लाइक के फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, लाइक फुल टाइम इन चीजों पे शिफ्ट हो सकते हैं, कोई क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी ही जो डोमेन्स को आगे लेके चले, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि एक कतरे से समुंदर बनता जाएगा। आज सुखन है, मानी क्रिकेट मिथ्स है, फुटबॉल वाला आ गया,
ये एक वो कहते हैं कि गुलस्तान भरता जाएगा फूलों से। तो क्या प्लान है फ्यूचर के लिए आपके? देखिए फौरी तौर पे तो मुझे लग रहा है गुलिस्तान बहुत भर गया है। आजकल मैं थोड़ा जो है अपने पुराने गुलिस्तान को मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाने का ये है कि मैं ऑनेस्टली ये करना चाहता हूँ कि मैं आगे पढ़ने का सोच रहा हूँ टू स्टार्ट विद थोड़ी, क्योंकि ये सारी जो जर्नी है मेरी, ये 2014 में मेरा एक अमेरिका का एक्सचेंज प्रोग्राम में चक्कर में लगा IBLP। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि मेरा प्रोग्राम स्पेसिफिकली सोशल मीडिया से रिलेटेड था। तो वहां जाके पता चला कि बहुत से ऐसे टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं उनमें मजीद क्या पोटेंशियल है, और बहुत से नए टूल्स का पता चला जो फिर वापस आके यूज किए। तो अभी आजकल जो मेरे दिमाग में एक चीज तो ये चल रही है कि आगे पढ़ने का थोड़ा जो है वो कोशिश उसकी तरफ दिमाग लगाया जा रहा है कि थोड़ा मजीद इस चीज को इनहांस किया जाए अपने डेवलपमेंट को। छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह इस तरह की चीजें देखता रहता हूँ, लेकिन आई एम प्लानिंग टू डू अनदर मास्टर्स। रीजन बीइंग के वापस आके जिस तरह बात कर रहे हैं कि इस चीजों को इन प्रोजेक्ट्स को, इस एफर्ट को थोड़ा कोहेरेंट वे में सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। कुछ सक्सेस आया है और उम्मीद नजर आई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम इस तरफ जा सकते हैं। तो वापस आके अगर जाना हुआ, ना भी जाना हुआ, तो वापस इस चीज को आगे बढ़ा के एक सेटअप बना के, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड टीचिंग में भी डेफिनेटली हूँ। इन चीजों को आगे एज अ स्किल डेवलपमेंट आप वर्कशॉप की फॉर्म में, कोर्स की फॉर्म में आइडली यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, वरना जो है हम अलग से इनको ऑफर्स करके। और मेरा ज्यादा जो रुझान है वो सोशल एंटरप्राइज की तरफ है, नॉन प्रॉफिट की तरफ है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में दो साइड्स हैं। एक उसमें आप देखें तो एक वो हार्डकोर है जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन आ जाते हैं, जिसमें फिर आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है, गाड़ियों की हो रही है, इसके अलावा बाकी सारे ब्रांड्स की हो रही है। तो वो हार्डकोर जो है वो टेक साइड है जिसमें ई कॉमर्स आ जाता है। मैं जरा दूसरी साइड को, जिसको आप एडवोकेसी या कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, आप कैंपेन डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं इस डोमेन में रहते हुए चाहता हूँ कि हम लोगों को जो मुझे पता है, जो मैं आगे सीख के आऊँगा, वापस आके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें वो नॉलेज, और इन प्लेटफॉर्म्स को आगे लेके जाया जा सके, और इनोवेटिव तरीके जो सोचे जाते हैं जिससे मजीद चीज़ों को एड्रेस कर सकें। क्योंकि ये तो भी आपने 2-3 टॉपिक्स बताए हैं, बट यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ों पे फॉर एग्जाम्पल एम्पैथी पे बहुत काम करने की जरूरत है। वन ऑफ द थिंग्स जिस पे हम बड़ा बिलीव करते हैं। सो कोशिश जारी है। अमेजिंग। सो जैसे आपने जिक्र किया कि डेफिनेटली आपका आगे इसको एज ए टीचिंग वाली साइड पे भी प्रैक्टिस करने का प्लान है, और देन डिजिटल मीडिया की जो आज के दौर में डिजिटल टूल्स हैं, आई थिंक उसके बहुत से डोमेन्स में ऐसा होता है कि हमें एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जब से स्पेशली टिकटॉक आ गया है, टिकटॉक ने मार्केट को एक डिफरेंट वे में डिस्टर्ब किया है। हर वो बंदा जो जिसको शायद डिजिटल मीडिया के कॉन्सेप्ट का नहीं पता था, वो भी टिकटॉक का अकाउंट यूज करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो लोग अभी अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? अगर उनमें से कोई भी इस तरह, बच्चों के माइंड में बहुत से आइडियाज होते हैं, लेकिन वही बात है कि एग्जीक्यूशन क्या, एक हेजिटेशन होता है, एक फेयर होता है। कहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं? क्या बेसिक स्टेप्स हैं उनको लेने चाहिए वो इस डोमेन में आगे जो है वो एक्सेल कर सके? इसमें दो बातें हैं। पहला जो जिससे हमने बात की टिकटॉक की है, बाकी जिसके पास इस टाइम फोन है और अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट भी है और आपके 100 दोस्त भी आपको फॉलो करते हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या इवन ट्विटर पे वगैरह पे जब आप कोई चीज लगाते हैं तो हम वो चीज लगाते हैं जो हमें अच्छी लगती है। अगर हमें एक दरख्त अच्छा लगा तो हमने उस दरख्त की कोई तस्वीर क्यों खींच के लगाई? क्योंकि इसलिए खींच के लगाई कि हमें उसमें कोई खूबसूरती नजर आई। हमने अपने बच्चों की तस्वीर क्यों लगाई? क्योंकि हमें उनमें खूबसूरती नजर आई। इस तरह हम सारे इंडिविजुअल अपने एज एन इंडिविजुअल हम कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी हैं। हम चाहे उसको पब्लिक पे लगाएं ना लगाएं, अगर वही आप 10 तस्वीरें खींच के अपने नाना दादा को भेज दें अपने बच्चों की, तो भी आप कंटेंट क्रिएटर हैं। तो पहली जो बात है कि इसके लिए भी शायद आपको डिग्री चाहिए या आपको बहुत बड़ा कोई स्टूडियो चाहिए और आपको बहुत फैंसी कपड़े या गाड़ियां चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। हम सारे किसी ना किसी लेवल पे कंटेंट क्रिएटर हैं। जहां तक बात आती है इसको आगे लेके जाने की, उसमें भी दो बातें हैं। पहली बात ये है, आपने बल्कि पीछे हर्डल का जिक्र भी किया, वो मुझे शायद वहां भी बात कर देनी चाहिए थी। वो ये है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्या हमें मशहूर होना है या हम कुछ करना चाहते हैं? अगर आपने मशहूर होना है तो उसके फिर 101 तरीके हैं। वो जो है कि उसमें आपकी जो, अगर आप बदनाम भी हो रहे हैं तो वो भी आप मशहूर, तो फिर भी आप हो रहे हैं। ठीक है। तो अब उसमें वायरल होने के फिर बेइंतहा तरीके और हमें मुख्तलिफ चीजें नजर भी आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक चीज की वजह से जाने जाए,
फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप अपनी फोटोग्राफी से जाने जाएं, आप अपनी रेसिपीज की वजह से जाने जाएं, आप अपने सिंगिंग की तरफ से जाने जाएं, या आपको कोई फनी वीडियोस बनाते हैं, फिर आप अपना एक डोमेन अगर फाइनल कर लेते हैं कि यार ये मेरी चीज है, ये मैं करना चाहता हूँ, फिर आप उसके साथ जो है वो यू स्टिक विद इट। फिर आप ये ना हो कि अगर अवैस ये काम कर रहे हैं तो चलो मैं अवैस पीछे यहाँ लग जाऊं, अगर हम आज काम कर रहे हैं तो हम आज पीछे यहाँ लग जाऊं। आप अपनी जो पसंदीदा चीज है, जो आपका डोमेन है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका पैशन है, उन चीजों पर, ये जरूरी नहीं कि पहले अटेम्प्ट में आपको पता चल जाए। हो सकता है आप 10 दफे काम करने के बाद आपको एहसास हो कि काम मुझसे नहीं होता, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, 100 बिस्मिल्लाह आप चेंज करें। लेकिन इवेंचुअली आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी डोमेन पता चल जाएगी, और फिर आपको उस पे एक सस्टेनेबल एफर्ट करनी है, क्योंकि इमीडिएटली हर बंदा वायरल नहीं होता, इमीडिएटली हर बंदे के व्यूज नहीं आते। मैंने इसलिए बात अपनी हर्डल की भी कर रहा था कि जब मैंने वीडियोस लगानी शुरू की तो बहुत एकदम में वायरल नहीं हो गया। सुखन अभी भी आपको कोई यूट्यूब के मोस्ट वायरल कंटेंट में से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंटेंट एक मुख्तलिफ तरह का है। मुझे पता है कि वो कंटेंट एक आम टिकटॉक की तरह वायरल कभी भी नहीं हो सकता है, दैट्स ओके। मैंने अपने एक आई हैव मेड माय पीस विद इट कि मैंने ये काम करना है, मुझे ये काम पसंद है, मेरी ये एफर्ट है, तो मुझे ये काम करते रहना। तो ये एक मोटिवेशन वाली बात कर लें, या आप वो बात करें कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है और वो काम करें, और फिर सस्टेनेबल आपने वो काम करना है अनटिल अनलेस आप फील करें कि मेरे अंदर से वो चीज नहीं बन रही, या मेरे में मोटिवेशन नहीं आ रही। और वो आपके अंदर से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आप नंबर्स पे फिगर आउट ना करें, आप ये ना कहें मुझे उस बंदे ने लाइक नहीं किया, मुझे उस बंदे ने शेयर नहीं किया तो मेरा कॉन्टेंट अच्छा नहीं। हाँ, अगर आप खुद समझते हैं एक क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद, तो आप जरूर कुछ और चीज ट्राई करें। सेकंड जो हमारे आता है वो ये आता है कि आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप बड़े बड़े पॉडकास्टर्स को देखें, उनसे एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि हमारी इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए, हमारे पास कैमरे कितने अच्छे होने चाहिए, हम फोन कौन सा लें, हम स्टैंड लें, हम वो लाइट लें, तो फिर हमारा कंटेंट आगे होगा। ऐसा नहीं होता, अच्छी प्रोडक्शन हर किसी को देखने का शौक है। लेकिन कोविड का जो एक फायदा हुआ है वो ये है कि अब हर बंदा जूम, स्ट्रीमयार्ड वगैरह पे शिफ्ट हो चुका है, और ये कॉमन नॉर्म बन चुका है कि आपने वेब की क्वालिटी के अंदर चीजें बनानी है, कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट अड़ जाना है, कहीं आपकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी, ये चीजें अब एक्सेप्टेबल होती जा रही है। तो आजकल वो जो कॉन्सेप्ट था कि स्टूडियो में बैठ कर आपने लाइट्स के साथ एक कंटेंट प्रोड्यूस करना है, मुझसे आगे आ चुके हैं। अगर आपके पास एक फोन है, मैंने फातिमा भुट्टो का इंटरव्यू इसके ऊपर रिकॉर्ड किया था, आप मेरे जो फोन देख रहे हैं मेरे हाथ, और मेरे पास एक कॉलर माइक था। तो सुखन की जो पहली वीडियो है वो एक इस फोन पर ही, मेरा फोन 2017 में मैंने लिया था, ये 5 साल पुराना फोन। तो ये 2019 में मैंने जो पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी वो इस फोन से रिकॉर्ड की थी फातिमा भुट्टो की के साथ, क्योंकि मुझे ही पता था कि जो हम बात करने लगे हैं वो कंटेंट अच्छा है, लोग वो सुनेंगे, तो मुझे बेस्ट कैमरा दुनिया का नहीं चाहिए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आपके पास जो है वो बेसिक इक्विपमेंट है, आपका अच्छा फोन है, आप एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो मेरी एक मुश्किल एक कॉन्स्टेंट एडवाइस ये है कि साउंड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, आप व्लॉग बना रहे हैं, तो उस पर जरूर तवज्जो दें। उसके बाद अगर उसको आप ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, ऑनलाइन टूल्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप इफेक्ट डाल सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। एक टूल है canva.com, उसको मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया में एंटर हुए हैं, डिजिटल में काम करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं, वीडियो प्रोडक्शन का काम करना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देता है। तो अब अगर जो भी बंदा वो काम करना चाहता है, तो अब आपके पास आपका फोन है, आपके पास ऑनलाइन टूल्स हैं, तो स्टार्ट आप कर सकते हैं। स्टार्ट करें, एक सस्टेनेबल एफर्ट डालें, अपनी पूरी कोशिश करके देखें कि मुझे कहाँ पे, हाँ एक पॉइंट के बाद अब आपको फिर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जिस तरह मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं, तो मेरे जो अभी लेटेस्ट सीरीज, कल एक्चुअली उसकी आखिरी एपिसोड आई है सीजन 2 की मेरे, उसमें मैंने एक स्टूडियो हायर करके प्रॉपर लाइट्स के साथ, कैमरे के साथ एक बंदा हायर करके रिकॉर्डिंग की है। लेकिन ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, मुझे काम करते 5-6 साल हो गए हैं। अब मुझे था कि मुझे अपने आप को स्टेप अप करना है। लेकिन स्टार्ट जिस तरह मैंने आपको खुद जिक्र किया, मैंने एक फोन से किया था, और अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने फोन, ऑनलाइन टूल्स के साथ करता रहता हूँ। तो डिस्करेज इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास एडिटिंग, मुझे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं आता। आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, आप सिर्फ गूगल करके देखिए। अमेजिंग। सो हम अपनी क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जो है कुछ अपनी जो थॉट्स हैं, लास्ट थॉट्स, वो शेयर करें ऑडियंस के साथ। कोई सजेशन, कोई भी आपका पॉइंट जो आप शेयर करना चाह रहे हैं ऑडियंस के साथ। देखिए, जिसमें आपका थीम आपने जिक्र किया था शुरू में कि आपकी डिग्री जो है वो आपका करियर और आपको डिफाइन नहीं करती, तो उसकी एक जीती जाती मिसाल तो मैं आपके सामने बैठा हूँ।
मेरा मेरे वालिद साहब को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मुझे डॉक्टर बनने का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरा ओ लेवल और मेरा जो इंटरमीडिएट है वो प्री मेडिकल साइंस में है। तो आप ये देख लें कि मेरा बैकग्राउंड वहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि बड़े होकर हमने क्या बनना है, तो मैं उस टाइम बायो पढ़ा था। उसके बाद मुझे फाइनेंस उसमें उठा के, बायो से उठा के, प्री मेडिकल से उठा के डायरेक्ट फाइनेंस में बैठ दिया गया। मेरा जो बैचलर्स है वो फाइनेंस में है, और अभी भी मैं बिल्कुल भी किसी को अगर मुझे कोई कहे मुझे फाइनेंस का या कोई टॉपिक बता दो अकाउंटिंग का, तो मैं हाथ उठा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको 1% भी नहीं बता सकता, क्योंकि आई एम श्योर मैं गलत होगा। मेरी डिग्री फाइनेंस में है, मैं टीम एनालिस्ट पे था। उसके बाद आपकी आती है मेरा जो मास्टर्स है वो मार्केटिंग में है। उसका मुझे फायदा जरूर हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली एक सब डोमेन है मार्केटिंग का, या पहले तो खैर सब डोमेन था, अब एक अलग फील्ड हो गई है। तो कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ चीजों को हमने आगे अप्लाई किया। लेकिन जो पूरी जर्नी मेरी अभी तक की है, उसमें लिखना था, उसमें पढ़ना था, उसमें वीडियो एडिटिंग है, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ये सारी सारी सेल्फ लर्निंग है। और सेल्फ लर्निंग के लिए एक ही था कि अच्छा मैंने एक काम कर लिया है, तो मैं मजीद क्या कर सकता हूँ या मजीद क्या बेहतर कर सकता हूँ। और एक टाइम पे फिर एक चीज सीखी मैंने, जब मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था तो मैंने पूरी वीडियो एडिटिंग सीख के फिर मैं साइड पे होकर फिर मैं आगे गया। तो वो ऐसे नहीं था कि मुझे 4-5 जगह टांगे अड़ाई हुई और कुछ भी काम सही से नहीं हो रहा। एक एक चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद कई जगह कई चीजें जरूरत की वजह से सीखनी पड़ी। मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता था, मैं एक बंदे पे डिपेंडेंट था ऑडियो ठीक करने के लिए। वो बंदा कभी अवेलेबल होता था, कभी नहीं होता था। तंग आके मैंने ऑडियो खुद सीख लिया, ठीक कर। तो कुछ चीजें आउट ऑफ नेसेसिटी भी सीखी बंदे ने, कुछ चीजें जो है वो आपको शौक था। लेकिन इस सारी जर्नी का मकसद यही है कि अगर आपने एक चीज नहीं पढ़ी, दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपका माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है, इतना आप ज्यादा लोगों को गाइड करते हैं। अब हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि अगर हम उनको सर्च करें तो वी कैन ऑलवेज फाइंड सम काइंड ऑफ मेंटरशिप, कोई हेल्प, कोई असिस्टेंस, जिससे आप उस जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। आगे फिर आपको खुद उस पर एफर्ट करने की जरूरत है। इस टाइम जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने मैंने आपको जिक्र किया, ये सारे के सारी चीजें यूट्यूब से लेके कोर्सरा पे लेके और बाकी सब पीडीएक्स वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है, जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप आगे जा पर जिस तरह पीछे आप बात कर रहे थे वॉलंटियर वर्क या सेल्फ लर्निंग, ऐसी चीजें हैं जिन दो चीजों ने मुझे जिंदगी में बहुत फायदा दिया है, क्योंकि ये कभी जाया नहीं जाती है। अगर आपने एक स्किल सेट आज सीखा है जो मे भी आपकी जॉब से रेलिवेंट नहीं है, मे भी 5 साल बाद यही शायद आपकी जॉब हो, यही आपका शायद काम हो, या आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो इस सब के साथ जो एक चीज एज अ कह ले ह्यूमन में कहता हूँ, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप बी हम्बल अबाउट इट। वट एवर यू हैव अचीव्ड, वट एवर यू माइट अचीव, अगर आप या एक ए से बी तक भी पहुंचे हैं, तो याद रखें किसने आपके लिए कितना साथ दिया, कितनी हेल्प की, एंड ट्राई टू गिव बैक टू सोसाइटी और पीपल। और जिन लोगों ने आपका साथ दिया चाहे उनको गिव बैक करें, बट कोशिश करें कि ऑलवेज के हम्बल अबाउट इट। क्योंकि अगर आप एरोगेंस आप में आ जाएगी तो दैट इज अ ह्यूमन ट्रेट जो आपके डाउनफॉल का मेरे पर्सनल ओपिनियन में सबब बन सकता है। सो बी कंसिस्टेंट, बी डिटरमिन्ड और बी हम्बल अबाउट इट। सो मेरे से बंदा अगर यहाँ तक पहुंच सकता है तो आई एम श्योर कि बाहर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर बहुत ज्यादा सलाहियतें होती हैं, तो दे कैन डू वंडर्स। अमेजिंग, थैंक यू हमाद भाई, आपने इतनी जबरदस्त स्टोरी शेयर की और लोगों को एक मौका दिया कि वो आपकी जर्नी से सीख सकें। तो आज के हम इस कंक्लूजन करें तो डिग्री जो है वो एक जस्ट एक टूल है। जिस तरह से एक डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, वो भी एक टूल है हमें डिफरेंट जिंदगी के जो है आदाब सिखाने के लिए। लेकिन मुश्किलात भी आती हैं, जैसा हमाद भाई ने कहा कि हर्डल्स बहुत सी आती हैं। हमें गलत ये नहीं है कि आप गिर जाते हो, गलत ये है कि आप गिर के उठना नहीं सीखते हो। मुश्किलात आएंगी और हम उसको अबोर करेंगे अपनी स्किल्स की बेस पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प से। तो आज के सेशन के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।